एक 2 से 2.5 लेक्चर्स कह सकते हैं, 2 लेक्चर हमने तकरीबन इस पर डिस्कस किया है विजुअल बेसिक के हवाले से ना। तो हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, लेट्स सपोज जैसे ये प्रोग्राम कर रहे थे कि हमने ये इंटरफेस बनाया था और हमने कहा था कि कॉस्ट जो है ना कैलकुलेट करके दें, और मैंने आपको एक मामूली सी चीज़ चेंज कराई थी। मैंने ना ये लाइन लिखी हुई मैसेज बॉक्स वाली मैंने ये नहीं लिखवाई थी आपको। मैंने कहा था कि हम ना फॉर्म के ऊपर ही आउटपुट कर लेते हैं, तो मैंने आपको फॉर्म पे ही आउटपुट कराई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आना था आउटपुट के लिए, तो मैंने उसके लिए कहा कि हम अलग टॉपिक में तसल्ली से पढ़ेंगे। आप अगर नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ देखें भी, तो ये देखें, जब आपने कॉस्ट डाली ना इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो ये कॉस्ट के बटन पे क्लिक करने से आपके पास ये वाली आउटपुट आई। अब ये रिजल्ट क्या है? बेसिकली ये मैसेज बॉक्स है, और आप लोग यकीनन अपनी विंडोज़ के अंदर ये मैसेज बॉक्स देखते हो। आप मिसाल के तौर पे रिसाइकल कोई फाइल है उसको डिलीट करते हैं, तो आपके पास एक आपके पास मैसेज बॉक्स आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, यस या नो, ठीक है। तो वो क्या होता है, अगर आप वो जो मैसेज है बेसिकली वो मैसेज बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे आते हैं वीबी में, ये भी अब हम देखेंगे मैसेज बॉक्स के सिंटेक्स की मदद से। ये भी हम आज इंशाल्लाह देखेंगे। कल मैंने आपको ये लाइन प्रिंट से करा दी थी, प्रिंट स्टेटमेंट से, और हम ये जानते हैं कि आउटपुट अगर प्रिंट स्टेटमेंट से करनी है तो आएगी फॉर्म के ऊपर, ठीक है। आज देखेंगे कि मैसेज बॉक्स कैसे आता है। फिर हमने यहाँ कुछ सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स भी देखे थे। मैंने आपको याद होगा वीबी रेड, वीबी ग्रीन, इस तरह के मैंने आपको जो है ना कोड लिखवाया था कि जब रेड बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, तो इसके पीछे ये कोड लिखा हुआ है कि बेसिकली ये इस फॉर्म को रेड कर रहा था। फिर मैं अगर ग्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे फॉर्म को ये ग्रीन कर रहा था, ठीक है। और इसी तरह ब्लू बटन के पीछे मैंने कोड लिखा था कि ये मेरे बटन को ब्लू, ये मेरे फॉर्म को ब्लू कर देगा, ठीक है। और मैंने सिखाना ये चाहा था आपने कि सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये इनकी वैल्यू। वीबी रेड एक कॉन्स्टेंट है, एक सिंबल है रेड कलर के लिए। वीबी ग्रीन इस तरह ग्रीन के लिए, वीबी ब्लू। समझने वाली बात क्या है कि इससे पहले देखिए जो लिखा हुआ है फॉर्म 1 डॉट बैक कलर, आप अपने फॉर्म का बैक कलर यानी कि बैक कलर की प्रॉपर्टी सेट कर रहे हो फॉर्म की ब्लू पे, जब कमांड 3 पे क्लिक होगा, ठीक है। हमें पता है कि कमांड 3 अभी हमने क्या किया हुआ है, बटन का नाम रखा हुआ है, हम इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस कोड को जल्दी से लिखें आपको सिखाने के लिए ताकि आप प्रॉपर्टीज वगैरह आपको समझ आ जाए, तो हम आए विजुअल बेसिक के अंदर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट विंडो आ गई, हमने एक बटन यहाँ पे ड्रॉ किया, इसका कैप्शन हमने रखा लेट्स सपोज रेड, RED रेड, ठीक है। छोटा लिखा हुआ है, हमें पसंद नहीं आया तो हम जरा फॉन्ट में गए, डायलॉग बॉक्स आया, मैं बोल्ड और MS सेरिफ और 18 कर देता हूँ, तो इस तरह से लिखा आना शुरू हो गया, ठीक है। अभी इस बटन का नाम ये देखें ऊपर लिखा हुआ है ना, ये कमांड 1 इसका नाम है, बोल्ड में लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप अगर जनरल प्रॉपर्टीज में या मिसचीफ प्रॉपर्टीज में आए, ये आपके सामने भी आएंगी, मिनट, बल्कि हाँ ये मिसचीफ प्रॉपर्टीज, ये नेम, इसका नेम है कमांड 1। आप नाम चेंज कर दें, मैं नाम रखता हूँ CMD रेड, यानी कि कमांड बटन फॉर रेड, CMD रेड, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया दूसरे बटन के लिए। मैं चलो 2 ही बटन बना के दिखा रहा हूँ ताकि हम आगे काम करें फिर। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, तो BLUE ब्लू। इसका भी अगर मैं नाम आके देखूं, देखें इसका नाम कमांड 1 हो चुका है। आपको शायद एक बात समझ आ रही हो कि 2 ऑब्जेक्ट्स का सेम नाम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसने फिर बाय डिफॉल्ट जो नाम आता है वो रख दिया, मैंने कहा CMD ब्लू, ये नाम रख दिया ताकि हमें लेटर ऑन इन्हें इस्तेमाल करने में आसानी हो। मैं सिर्फ इतनी सी बात चाहता हूँ कि जब मैं रेड पे क्लिक करूँ तो मेरा फॉर्म रेड हो जाए, ऑल राइट। तो मैंने फॉर्म पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, अब ये प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं फॉर्म की है, आप कंफर्म भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाना है, तो आप देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में वो तमाम आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। मैंने फॉर्म ही के प्रॉपर्टीज में जाना है, तो ठीक है, फॉर्म का नाम क्या है, इसका नाम ढूंढते जाके, नाम है फॉर्म 1, इसका नाम है फॉर्म 1। आप भले चेंज कर दें, आप बेशक ना चेंज करें, ठीक है। अभी मैं इसका नाम फॉर्म 1 ही रहने देता हूँ, ठीक है।
और इस टाइम पे मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसे देखूँ तो उसका प्रॉपर्टी का नाम है बैक कलर, जो इस टाइम पे ये वाइट हुई हुई है। ठीक है, मैं बेसिकली इसका बैक कलर सेट करना चाहता हूँ, तो कोई मसला ही नहीं है। मैं गया बटन पे मैंने डबल क्लिक किया ताकि कोड विंडो आ जाए। आप मेरे ख्याल से देख सकते हैं अब कि प्राइवेट सब रूटीन डिफाइन हो गई है CMD रेड पे जब क्लिक हो। सर जी बात सुनिए। जी जी। सर जी आप अभी विजुअल स्टूडियो पे कोड बता रहे हैं? हाँ मतलब विजुअल कि स्टूडियो। अभी फिलहाल अच्छा तो सॉरी अभी तो सॉरी ये सॉरी PDF में रुका। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं रहा शेयरिंग चाहिए। थैंक यू, मुझे लगा मैंने शेयर ऑल किया हुआ है। सॉरी सॉरी। अब आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये मैंने दो बटन्स बनाए और दो बटन्स बना के मैंने पहले वाले बटन पे क्लिक किया तो मैंने इसका नाम यहाँ से CMD रेड रखा और मैंने इसका कैप्शन रेड कर दिया। मैं कुछ और करता हूँ, मिसाल के तौर पे स्मॉल में लिखता हूँ तो स्मॉल में आएगा। ठीक है, जो कैप्शन रखेंगे वो चीज़ दिखाई देगी। और इसी तरह मैं अगर इसके नेम में जाता हूँ तो CMD रेड मैंने नाम रखा है, आप चेंज करना चाहें चेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह दूसरे बटन पे गया, दूसरे बटन का मैंने CMD ब्लू नाम रखा है, पहले वाले का रेड है, दूसरे का ब्लू। तो मैं ज़रा इसको भी कैपिटल कर देता ताकि ज़रा सेम सेम दिखाई दे। CMD ब्लू कर दिया और इसका कैप्शन मैंने ब्लू रखा हुआ है। ठीक है, और इस टाइम पे प्रॉपर्टीज मुझे इस बटन की नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखे नज़र आ रहा है CMD ब्लू इसका नाम। ये है क्या? कमांड बटन, वो आगे लिखा आएगा। गौर कीजिएगा, मेरे पास इस टाइम स्क्रीन के ऊपर तीन ही ऑब्जेक्ट्स हैं, एक फॉर्म का, एक पहला बटन और एक दूसरा बटन। ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने जब यहाँ प्रॉपर्टीज़ के विंडो पे क्लिक किया तो तीन ऑब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, तो ये एक और शॉर्टकट है। आपके पास फॉर्म के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होती है। ठीक है, मैं इस टाइम चाहता हूँ मैं फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, तो मैं फॉर्म की मैंने यहाँ से फॉर्म पे क्लिक किया तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ आ गई। दूसरा तरीका क्या है कि आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में आप आ गए। ठीक है, आप क्या कर रहे थे, आप देख रहे थे इसका नाम क्या है, तो मिस चीफ के अंदर इसकी यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसका नेम रखा हुआ है फॉर्म 1। आपकी मर्जी, आप रखना चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अभी हम फॉर्म 1 ही रखते हैं, बेशक बाद में आप चेंज कर लीजिएगा। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ ना कि रेड पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, तो बैक कलर इसकी प्रॉपर्टी है बैक कलर की। ठीक है, बस ये बात अगर हमें पता लग गई है तो हमारा काम काफ़ी हद तक हो गया। मैंने बटन पे, जिस बटन के पीछे मैंने कोड लिखना है रेड का, उसको मैंने डबल क्लिक किया तो इस तरह की स्क्रीन खुल गई। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि जब देखें एक प्राइवेट सब रूटीन डिफाइन हो गई, यहाँ वो सब रूटीन ख़त्म हो रही है। ये जब कमांड रेड पे क्लिक हो, CMD रेड पे, CMD रेड क्या है? मेरे बटन का नाम, अंडरस्कोर इवेंट क्या करे क्लिक का। तो बस इतना सा काम करो कि फॉर्म 1 का मेरे फॉर्म का नाम था, उसका जो बैक कलर है, मेरे फॉर्म का जो बैक कलर है उसे क्या कर दो, VB रेड, सिंबॉलिक कांस्टेंट, उसको रेड कर दो। देखें अब सेमीकोलन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये कोड मैंने कहाँ लिखा है, ये कोड मैंने लिखा है CMD रेड अंडरस्कोर क्लिक के पीछे। CMD रेड ये सेलेक्टेड बटन का नाम है। ठीक है, मैं इसे हटाता हूँ, मैं वापस गया, मैं ब्लू के बटन के पीछे भी ये लिखना चाहता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया तो देखें ऊपर इसकी रूटीन डिफाइन होगी। दोबारा से वही फॉर्म 1 मेरे फॉर्म का नाम, आप पहले चेंज कर देते, उसका बैक कलर आप किसके बराबर कर दो, VB ब्लू, VB ब्लू। अब ज़रा चला के देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। मैंने यहाँ से प्ले किया, इसे एग्जीक्यूट किया, यानी कि इसको लोड किया, ये मेरे सामने आउटपुट आ गई। अगर मैं रेड पे क्लिक करता हूँ तो मेरा फॉर्म का जो कलर है वो रेड हो रहा है। ठीक है, मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे फॉर्म का बटन ब्लू हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपने चैप्टर के शुरू में भी एक बात देखी थी कल, कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आप रन टाइम के ऊपर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप प्रॉपर्टीज़ रन टाइम के ऊपर चेंज कर रहे हो। मैंने इसको स्टॉप किया। अगर आप
इस टाइम पे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं प्रॉपर्टी वाले विंडो से, तो ये आपका डिज़ाइन टाइम पे आएगी, ठीक है। और अगर आप इसको चलाते हैं रन टाइम पे करते हैं तो वो रन टाइम के ऊपर भी आप डिज़ाइन प्रॉपर्टीज वगैरह सेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमने कर लिए थे। हमने वो दो नंबर्स को जैसे देखें 4.5 में था ना कि हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे और हमने उनको वैल्यू असाइन की और हमने उनको प्रिंट कर दिया था। ये भी हमने काम कर लिया और ये हमारे पास सिंपल आउटपुट आ गई थी। सर ये फिर एक बार बता दें। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन जी सर। मैं बता देता हूँ। हम ऐसा करते हैं, ये एक बटन हटाते हैं, इस रेड वाले बटन को यहाँ रखते हैं, उसका नाम ज़रा रखते हैं कैलकुलेट, ठीक है। बटन छोटा पड़ रहा है तो मैं ज़रा उसको बड़ा कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए मैंने यहाँ से स्ट्रेच किया ना इसको, आप अगर यहाँ से नहीं भी करना चाहते तो आप राइट साइड पे आएँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हाइट की, लेफ्ट की, विड्थ की, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए 35 लिखा हुआ विड्थ इसकी, मैंने कहा 1500, देखिए छोटे हो जाएगा, बटन छोटा हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से भी सेट, आपकी मर्जी है, आप जैसे इसको संभालना चाहते हो। मैंने 3000 इसकी विड्थ कर दी, ठीक है। और इसका नाम भी ज़रा कोई मुनासिब सा रख देता हूँ, CMD कैलकुलेट नाम रख दिया। अच्छा अब हम कर क्या रहे हैं, हमने करना ये कि जब बटन पे क्लिक हो ना तो दो नंबर्स का सम स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। अभी हम यूज़र से इनपुट ना लें, लेट्स से ए और बी हमारे दो वेरिएबल्स हैं, तो उनकी वैल्यू हम कोड लिखते हुए हार्ड कोड करें उनकी वैल्यूज और रिजल्ट्स डिस्प्ले हो जाएं। सर स्क्रीन स्टक हुई भी है। स्क्रीन स्टक हुई भी है, बाकी भी अभी आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? सर जी अभी रुकी हुई है। सर वो कैलकुलेट ऊपर नीचे नहीं लिखा हुआ था, CLC 80 नीचे था, उधर स्टक हुई थी। नो सर सही नजर आ रहा है। वो चलें कभी कभी हो जाता है, वेट कर लेते हैं। चलें एक और काम करते हैं, दोबारा इसको दोबारा शेयर करते हैं। अब जैसे आए तो मुझे बताइएगा। सर हो रही है शेयर। हो रही है? जी सर। चलें हम बस ये चाहते हैं कि बटन पे मैं क्लिक करूँ ना तो मेरे पास ना दो नंबर्स का सम आ जाए, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी आप चाहते हैं वो आ जाए, ठीक है। तो काम क्या करना है, सिंपल, मैंने इस बटन के पीछे कोड लिखना ना आपने, तो आपके पास दो तीन तरीके हैं इसका कोड लिखने का। एक तरीका तो यही है, मैं डबल क्लिक करूँ इस पर, अच्छा काफ़ी कुछ लिखा हो तो मैं चले इससे पहले मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैंने डबल क्लिक किया तो अब ये आ गया, देखें प्राइवेट सब रूटीन डिफाइन हुई कि जब CMD कैलकुलेट पे क्लिक हो, CMD कैलकुलेट मेरे बटन का नाम, क्लिक उस पे आने वाला इवेंट। सिंपल क्या करना है, दो वेरिएबल पहले डिक्लेयर करने हैं, तो उसका तरीका होता है डिम का कीवर्ड यूज करते हैं, डिम A एज इंटीजर, डिम B एज इंटीजर। बेसिकली क्या हो गए, दो वेरिएबल्स मेरे डिक्लेयर हो गए, ठीक है। और करना चाहते हैं ठीक है, डिम सम एज इंटीजर, डिम सब्ट्रैक्ट एज इंटीजर, ठीक है। तो मैंने इनके रिजल्ट्स जहाँ पे स्टोर करने मैंने उनको भी डिक्लेयर कर दिया। मैंने कहा कि जी सम बराबर है A प्लस बी के और सब्ट्रैक्ट बराबर है A माइनस बी के, ये मैंने कहा। और अब मैं क्या चाहता हूँ, फॉर्म पे रिजल्ट आ जाए तो बस ठीक है, प्रिंट कर दें किसको, सम को, प्रिंट कर दें किसको, सब्ट्रैक्ट को। तो ये लिखने से मेरे पास रिजल्ट फॉर्म पे आना शुरू हो जाएगा। इसको चला के देखता हूँ, जब मैं बटन पे क्लिक करूं, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, देखिए उसने 0 0 ही कर दिया,
क्योंकि मैंने ए और बी को वैल्यू ही असाइन नहीं की, तो इसने बाय डिफॉल्ट उनको 0 0 कर दिया। ठीक है, ए इक्वल्स टू 10 कर दें फॉर एग्जांपल, बी इक्वल्स टू 2 कर दें फॉर एग्जांपल, बी इक्वल्स टू 2 हो गया। बस अब हमारे पास ये रिजल्ट, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास 12 और एक छोटा सा आ गया, छोटा लिखा हुआ आ रहा है। हमने इस पर भी कल डिस्कशन की थी, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये रिजल्ट छोटा क्यों आ रहा है, इसको सेट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको अभी भी कहा प्रिंट की स्टेटमेंट, यहाँ तक क्लास कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को, स्क्रीन किसी की अटकी हो, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, बाकियों को भी क्लियर है? यस सर। अब हम जरा देखते हैं, हमें पता है कि प्रिंट की स्टेटमेंट से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो फॉर्म के ऊपर आता है। फॉर्म पे जो रिजल्ट आ रहा है वो फिलहाल छोटा लिखा हुआ है, तो जरा इसको सेट करते हैं। मैंने स्टॉप किया और मैं चला गया अपने ऑब्जेक्ट विंडो के ऊपर। मैंने राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में गया फॉर्म की, तो मुझे नजर आया कि यहाँ पे भी फॉन्ट लिखा हुआ है। मैंने फॉन्ट पे क्लिक किया, मैंने कहा यार ये तो रिजल्ट वो छोटा आ रहा है, तो मैं ज़रा इसको सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से साइज, स्टाइल और फॉन्ट वगैरह इसका सेट कर दिया। अब ज़रा चला के देखता हूँ कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। जैसे मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा, जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं उसका फॉन्ट भी बड़ा है, उसका फॉन्ट भी बड़ा है। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं ज़रा प्रॉपर मैसेज आए स्क्रीन के ऊपर, तो कोई मसला नहीं, प्रिंट का पहला पार्ट डबल कोट्स वाला कर दें। आप लिखें यहाँ पर एडिशन इक्वल्स टू, और इसके नीचे भी लिख दें सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू। आप इससे प्रिंट करके देखें, जो आप लिखना चाहते हो, स्ट्रिंग अपना लिखना चाहते हो, वो स्ट्रिंग इसके साथ कनकैटिनेट हो जाएगा। यहाँ सेमीकोलन भी बीच में आ सकता है और एंड का साइन भी आ सकता है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी लिखें, दोनों तरह करेक्ट है, दोनों तरह बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये तो हमारी इससे पहले तक की डिस्कशन थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप जो रिजल्ट्स डिस्प्ले करा रहे हो, मैं आपको चले पीडीएफ पे भी दिखा देता हूँ। प्रेसिडेंस चले इसमें हो गई, कनकैटिनेट मैंने बता दिया। अब ज़रा देखें इनपुट और आउटपुट। आप इनपुट और आउटपुट कंट्रोल्स की मदद से भी कर सकते हो। फॉर्म पे कर देना, कंट्रोल्स की मदद से भी कर सकते हो, कि जो आप यूज़ करते हो ना, टेक्स्ट बॉक्स, ये फॉर्म, ये बटन, ये लेबल, ये कंट्रोल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप कंट्रोल्स की मदद से भी ये काम कर सकते हो। यानी कि आपका ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से, सॉरी, आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से इनपुट भी कर सकते हो और टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आउटपुट भी कर सकते हो। ठीक है, अब जरा मैं जूम करके दिखाता हूँ, फिर इसको कोड लिखते हैं। ये विंडो आप बनाना चाहते हो कि भाई पहले में पहली वैल्यू एंटर हो, दूसरे बॉक्स में दूसरी वैल्यू एंटर हो, और तीसरे में आप उनका सम करके रिजल्ट कैलकुलेट कर दो। उनका सम जो है ना कैलकुलेट करके आप रिजल्ट दे दो। ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला, जो मैंने आपको क्लास में भी कल कहा था, सबसे पहले आप ना जो इंटरफेस है ना उसको ड्रॉ करने की तरफ जाएं। सबसे पहले आपका फोकस ये हो कि आपने इंटरफेस ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने इंटरफेस ही अच्छा सा ड्रॉ करना है। ये इंटरफेस कैसा बनेगा देख लेते हैं। इसको गौर से देखा हमने, क्या ख्याल है, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक बटन है, और यहाँ पे जो कंटेंट लिखा हुआ है बेसिकली लेबल है ना आपका। क्या ख्याल है, ये आपने 3 लेबल्स डाले, 3 टेक्स्ट, यस सर। है ना, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस और एक बटन। इसको हमने अच्छे से नज़रों में बसा लिया। अब आते हैं हम लोग अपने फॉर्म की तरफ। अच्छा, फॉर्म में क्या करेंगे, ये कैलकुलेट का बटन यही रहने देते हैं। एक लेबल लाते हैं, लेबल का मैंने स्केच किया। अच्छा, तो बहुत बड़ा लिखा आ रहा है, कोई मसला नहीं।
इसके फॉन्ट में गए, मैं कहा 24 नहीं भैया 18 हो जाओ, ये 18 हो गया। और इस टाइम पे सिलेक्ट किया हुआ है, लेबल सिलेक्ट हुआ है, तो इसका हमने देखा इसकी एक प्रॉपर्टी थी कैप्शन की, जो कैप्शन में लिखते हैं वो नज़र आता है। मैं कहता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये आपके पास पहला लेबल हो गया। मैंने इसी को ना कॉपी पेस्ट किया, इसको नए वाले को नीचे कर दिया। अच्छा, और इसमें जाके मैं दूसरे वाले को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड कर दिया, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। इस ओहो, तो मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और तीसरा लेवल मैंने बनाया और इसको मैंने रिजल्ट के लिए रखना है, तो मैं ज़रा इसको यहाँ रख देता हूँ और इसका कैप्शन में रख देता हूँ कि द रिजल्ट इक्वल्स टू द रिजल्ट इज, ठीक है, इसके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आधा काम हो गया, फिर रह गया टेक्स्ट बॉक्स। चलो टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ ड्रॉ किया। अच्छा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा आ रहा है, तो मैंने फ़ौरन इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन की तो मुझे साइड पे नज़र आया इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। इसमें हमने पहले भी बात की थी कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है, कैप्शन नहीं होता इसके अंदर। क्योंकि ये इनिशियल लेक्चर्स हैं तो ये चीज़ें मैं इसलिए साथ साथ दोबारा बता रहा हूँ। इससे ऑनवर्ड जब हम पढ़ेंगे तो मैं ज़रा ये काम क्विकली करूँगा, ठीक है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। जिनको कोई डाउट शाउट है वो ज़रा ध्यान से देख लें, ठीक है। फर्स्ट नंबर यहाँ एंटर हो रहा है। अच्छा, इसका नाम होगा ना कोई, इसका नाम क्या है जी, टेक्स्ट 1। फिलहाल ऐसा करते हैं टेक्स्ट 1 रहने देते हैं, ठीक है। कॉपी किया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ आया। ये देखिए ब्लैंक है क्योंकि हमने इसके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ख़त्म की हुई है। इसका नाम क्या है, इसका नाम टेक्स्ट 2 है, ठीक है जी, नाम इसका टेक्स्ट 2 है। ऑल राइट, फिर पेस्ट किया, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स आया ताकि रिजल्ट मेरा आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने इसका टेक्स्ट की प्रॉपर्टी इसकी भी ब्लैंक है और इसका नाम टेक्स्ट 3 है। आप देख सकते हैं, देखिए मैं जो टेक्स्ट में लिखूंगा ना वो चीज़ मेरे जो है ना टेक्स्ट बॉक्स में लिखी आ रही होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये समझ आया कि यार ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से यहाँ पे जो लिखा होता है ना वो एक्सेस किया जा सकता है। अब देखेंगे इसमें क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये देखिए ना सिलेक्टेड है ये वाला, और ये टेक्स्ट बॉक्स मेरा टेक्स्ट 3 है। यानी कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मैंने लिखा कैसे है, ये मेरे टेक्स्ट 3 के टेक्स्ट की है प्रॉपर्टी। यानी कि टेक्स्ट 3 मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ये देखें टेक्स्ट 3 का जो टेक्स्ट है वो हेलो के बराबर है, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे हेलो नहीं चाहिए। अब मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है कि जब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूं, तो हो इतना सा काम कि जो पहले बॉक्स में वैल्यू पड़ी है प्लस हो जाए दूसरे बॉक्स की वैल्यू से, और वो रिजल्ट आ जाए तीसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। क्लास जरा केयरफुली देखिएगा, यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बॉक्सेस के या ऑब्जेक्ट्स के नाम है ना, वो अब आपको इस्तेमाल करना होंगे, वो आपके काम आएंगे। क्या करना है आपने, पहला टेक्स्ट बॉक्स है, सेलेक्ट किया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेक्स्ट 1। यानी कि जो टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट हो वो ऐड हो जाए, दूसरा वाला मैंने सेलेक्ट किया, वो ऐड हो जाए टेक्स्ट 2 के टेक्स्ट के साथ जब आप रन टाइम पे लिखेंगे, ठीक है। और वो रिजल्ट आ जाए टेक्स्ट 3 के अंदर, कोई मसला नहीं। तो अब हम ये हो कब, जब बटन पे क्लिक हो। अब बटन पे मैंने क्लिक किया, बटन की प्रॉपर्टीज देखी, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम CMD कैलकुलेटर, ठीक है। डबल क्लिक किया तो ये विंडो मेरे सामने ओपन हो गई। क्या करना है भाई, पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। लेट्स सपोज dim a as integer, आप देख रहे हैं आपको उसी टाइम एरर दे रहता है। dim b as integer, dim c as integer, मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। बहुत सादा सा काम है। आपने a को वैल्यू कहाँ से देनी है, a आपका लेट्स सपोज पहला वेरिएबल है, a की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स से आएगी ना।
पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। आप सब ने देखा कि यार इसका नाम है टेक्स्ट 1 और इसमें जो वैल्यू लिखी जाती है वो होती है इसके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। तो अब देखिएगा ज़रा केयरफुली, ए किसके बराबर है? ए बराबर है टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट के। जो इसके टेक्स्ट में लिखा जाएगा वो ए में आ जाएगा। अगर नहीं समझे तो अब ज़रा देखिएगा, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, उसका नाम मैंने देखा राइट साइड पे आके प्रॉपर्टीज में जाके, यार इसका नाम तो टेक्स्ट 2 है और इसमें जो लिखा जाता है वो इसके टेक्स्ट में लिखा जाता है। तो टेक्स्ट 2 का टेक्स्ट मैंने किसके बराबर, मैंने बी के बराबर कर देना है। तो बी मेरा बराबर है कि भाई जो टेक्स्ट 2 का टेक्स्ट है, जो मेरा टेक्स्ट 2 का टेक्स्ट है। क्लास इन दोनों चीज़ों में कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे लेटर ऑन भी काफ़ी इस्तेमाल होने। ये हमने वैल्यू इनपुट कर ली, मतलब पिक कर ली इन इनपुट बॉक्स। वही जावास्क्रिप्ट वाला काम है, जावास्क्रिप्ट में जो काम करते थे गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, यहाँ पर हम डायरेक्ट पिक कर रहे हैं। मैंने बराबर किया a प्लस बी के, बस काम खत्म हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मेरे सी के अंदर a और b की एडिशन पड़ी है और बहुत सिंपल सा काम था कि यार ये सी वाला जो मेरा रिजल्ट है ये मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में डालना चाहता हूँ, तीसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में डालना चाहता हूँ। अब मेरा तीसरे वाला टेक्स्ट बॉक्स अभी क्या है, खाली है ना। अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेक्स्ट 3, इसका नाम है टेक्स्ट 3 और इसके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी मैं असल में क्या करना चाहता हूँ कि ओहो, मैं असल में क्या करना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट 3 का जो टेक्स्ट है वो बराबर हो जाए सी के, यानी कि टेक्स्ट 3 के अंदर मेरा रिजल्ट आना वो शुरू हो जाए। देखें मेरे टेक्स्ट 3 के अंदर वो रिजल्ट आना शुरू हो जाए जो सी के अंदर वैल्यू पड़ी है। अब देखें मैंने ए में डाला 10, मैंने बी में वैल्यू डाली, असल में देखें ये ए और बी में नहीं थी, ये पहली वैल्यू मेरी टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट में थी, दूसरी वैल्यू मेरे टेक्स्ट 2 के टेक्स्ट में थी जो बी में चली गई। अब जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो इन दोनों को ऐड करके पहले सी होगा, ये वाली लाइन चलेगी, सी होगा और ये सी उठ के कहाँ चला जाएगा, टेक्स्ट 3 के टेक्स्ट के अंदर। मैंने जैसे कैलकुलेट पे क्लिक किया तो उसने द रिजल्ट इज 20, द रिजल्ट इज 20। ठीक है, आप चेंज करें, आप क्लिक करें तो आपका रिजल्ट अपडेट उसके हिसाब से होता चला जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 बटन बना सकते हैं ना, पहले एक ऐड का बटन बना दें, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो जब जिस पे क्लिक करें वो वाला रिजल्ट आपका कैलकुलेट होके आना शुरू हो जाए। ठीक हो गया क्लास, कोई डाउट इसमें, इसे देख लें अच्छे तरीके से, इसमें कोई डाउट, ये वही चीज़ है जो हमने अभी बुक पे देखा था अब बना के देख लिया। कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तो कंफर्म कर दें ताकि मैं फिर आगे चलूं। जी सर सही है। क्लियर है। ठीक हो गया। अब बस साथ नोट करते रहे कि मैं वैल्यूज चेंज भी कर रहा हूँ ना तो मैं कुछ नहीं हो रहा जब तक मैं बटन पे क्लिक नहीं करता। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो आपने सब रूटीन लिखी है ये कमांड कैलकुलेट, CMD कैलकुलेट पे क्लिक करने से अकर करेगी। तो ये बेसिकली इवेंट हैंडलिंग है। जब ये इवेंट अकर करेगा, जब ये इवेंट अकर करेगा, यहाँ पे वो बात जिनमें लाइएगा विजुअल प्रोग्रामिंग। ये आपने जो फॉर्म बनाया ये विजुअल है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स विजुअल है, ये बटन विजुअल है। तो जब ये विजुअल के ऊपर जब आप देख सकते हैं ग्राफिक्स मौजूद हैं, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इवेंट अकर किया ये सारा का सारा। तो ये जो इस बटन के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी तब उन्होंने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ काम करता है। एक सेकंड जी, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट विंडो आ गई।
नेक्स्ट इसका कोड देखते हैं, नेक्स्ट क्या सिखाता है। ये वही इसने आउटपुट आपको करके दिखा दी। ये एक छोटी सी नई चीज़ है कि अच्छा इनपुट करने का तरीका इनपुट बॉक्स से भी हो सकता है। आप अगर चाहें तो इनपुट बॉक्स से भी लिख सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। इनपुट बॉक्स क्या करता है, ये आपके पास 1 2 3 4 5 आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल होते हैं। आपकी मर्जी है आप आर्ग्यूमेंट देना चाहें या आर्ग्यूमेंट देना ना चाहें। ये इसका सिंटैक्स है कि अभी आपने किया ना कि a इक्वल्स टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट किया था, अब आप a इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स कर देंगे और आगे इसके जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स देने वो आर्ग्यूमेंट्स। किस तरह से मैं आपको इसमें उलझाने के बजाय कोड दिखाता हूँ। ये देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स अ नंबर फ्रॉम इनपुट बॉक्स फंक्शन एंड डिस्प्लेड ऑन द फॉर्म। फॉर्म पे डिस्प्ले कराना है वो तो हम लोग हमारे लिए अब बच्चों का खेल है, क्योंकि प्रिंट की स्टेटमेंट होती है। भाई इनपुट कैसे करेगा वो देख लेते हैं। बस ये इससे ऊपर वाली लाइन है, वो भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी। n में करानी है ना वैल्यू, तो n इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स। पहली वाली चीज क्या होती है, एंटर एनी नंबर, जो वहां पर नजर आ रहा होगा इनपुट बॉक्स के ऊपर, ठीक है। हेलो और जीरो का क्या मतलब है, जीरो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है और हेलो इसका कैप्शन है। हेलो इसका कैप्शन है। एंटर एनी नंबर, ये वहां पर अगर आप नीचे रिजल्ट देखें तो ये देखें, एंटर एनी नंबर जो आपने पहली वाली चीज लिखी है वो यहाँ पर आएगी। ये हेलो आपने जो लिखा है ये इसका कैप्शन बन गया, और आपने जो ये जीरो लिखा है ये इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। ये लिखने से आपके पास ये स्क्रीन आएगी, ये पूरी स्क्रीन आएगी। और देखिए इसमें दो बटन्स पहले से मौजूद हैं, ओके का और कैंसिल का। हमने इनपुट बॉक्स इससे बना दिया। कर लेते हैं इसको सिंपल सा कोड इसका लिख लेते हैं ताकि आगे वाले प्रोग्राम्स हमारे आसान हो जाएं। मैं इसको मैं काटता हूँ सबको। अच्छा, इसके पीछे कोड लिखना है तो सिंपल मैं डबल क्लिक किया, ये पहले से लिखा हुआ इसको मिटा देते हैं। हमने सिंपल क्या करना है, डिम लेट्स सपोज n एज इंटीजर, यही वाला लिख लेते हैं। अच्छा, n किसके बराबर है, n बराबर है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पहला वाला पोर्शन, ठीक है, दूसरे वाला पोर्शन, तीसरे वाला पोर्शन। देखिए इससे क्या होगा, पहले वाला पोर्शन क्या है, मैंने लिखा एंटर एनी नंबर, तो ये वहां पे लिखा आ रहा होगा। यहां मैं लिखता हूं दिस इज माय कैप्शन, तो ये मेरे इनपुट बॉक्स का कैप्शन होगा और तीसरी इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी। बस इतना सा काम था। ये लाइन चलेगी तो n की वैल्यू हम यूजर से गेट कर सकते हैं। और फिर मैंने उसने कहा कि फॉर्म पे प्रिंट कराएं तो कोई मसला नहीं। वैल्यू ऑफ n इज, क्या है n की वैल्यू, n मैंने वेरिएबल 7 लिख दिया। अब अगर इसे मैं चलाता हूं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आई। मैं जब इस बटन पे क्लिक करूंगा, जब इस बटन पे क्लिक, देखे ना, अब ये उसने इनपुट जो इनपुट बॉक्स लिखा है n इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, ये इस कमांड बटन पे क्लिक करने के बाद लिखा है। तो मैंने क्लिक किया, अब आपके पास एक स्क्रीन आ रही होगी, लेकिन दिस इज माय कैप्शन, ये कैप्शन दूसरा वाला ऑप्शन था। एंटर एनी नंबर, ये यहाँ पर इसका टाइटल आ गया। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 0 रखी थी, 0, मैंने लिखा 5। मैं ओके करता हूँ जैसे ही, द वैल्यू ऑफ n इज 5। तो इस तरह मैंने इनपुट बॉक्स के थ्रू यूजर से वैल्यू इनपुट करा ली। मैंने यूजर से वैल्यू इनपुट करा ली। क्लास कोई डाउट इसमें, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है फ्रीक्वेंटली आगे, तो आपको हेल्प करेगी। दोबारा क्लिक करता, दोबारा वैल्यू मांग रहा है, मैंने 0 ही रहने दी, तो वैल्यू ऑफ n इज 0 बाय डिफॉल्ट उठा ली। मैंने फिर कहा तो उसने, मैंने 15 की, तो वैल्यू ऑफ n इज 15। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बताता है। नेक्स्ट है कि आप अगर आउटपुट करना चाहते हैं तो आउटपुट के लिए आप मैसेज बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट के लिए आप मैसेज बॉक्स, एक तरीका ये कि आप फॉर्म पे आउटपुट करें, और अगर आपको वो कहे कि आप मैसेज बॉक्स यूज़ करें तो वो आउटपुट फिर फॉर्म पे नहीं होती, वो अलग से एक अलग जो है ना बॉक्स में आ रही होती है, वो आपका मैसेज बॉक्स कहलाता है। आपने यकीनन इस तरह के मैसेज बॉक्सेस अपने देखे होंगे। अगर आप पहला वाला देखें, ये सिंपल मैसेज बॉक्स है, इसमें एक ओके का बटन है, इसमें ये आइकन है,
इसमें इसका अपना एक टाइटल है, ठीक है, और आपका मैसेज बॉक्स आ गया। दूसरा अगर देखें उसने बना के दिखाया आपको, इसमें दो बटन्स हैं, इसमें दो बटन्स हैं, इसमें कोई मैसेज है, ठीक है, इसमें कोई आइकन नहीं है, इसमें कोई आइकन नहीं है, इसका एक कैप्शन है। शायद आपको बात समझ आ रही हो कि आप जिस तरह का मैसेज बॉक्स बनाना चाहते हो आपके पास ऑप्शंस हैं, किस किस तरह का आप मैसेज बॉक्स बना सकते हो, कौन कौन सा आइकन आप यहाँ यूज कर सकते हो, और कौन कौन से बटन्स आप इंपोर्ट करना चाहते हो। मैं जैसे ही नेक्स्ट पेज करूंगा तो आपको इसका सोल्यूशन पता चल जाएगा। मैसेज बॉक्स MSGBOX, अब एक पूरा मैसेज नहीं लिख सकते ना, MESSAGE नहीं लिख सकते क्योंकि सिंटेक्स में नहीं है, सिंटेक्स में मैसेज बॉक्स है MSG बॉक्स। ये देखें आपको इसका सोल्यूशन, ये इसका सिंटेक्स है MSG, क्या प्रॉम्प्ट करना है, डिस्प्ले क्या करना है, क्या स्टाइल और क्या टाइटल रखना है इसका। मैं आपको जो है ना इसकी एग्जांपल कराऊंगा तो ज़रा बेहतर अंदाज से आपको सिंटेक्स समझ आएगा। ये देखें, अगर आप बटन्स क्या रखना चाहते हैं, बटन आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप लिखते हो VB OK ओनली तो इससे ओके का बटन आएगा। अगर आप लिखते हैं VB OK कैंसिल तो इससे ओके और कैंसिल का बटन आएगा। VB रीट्राई कैंसिल तो रीट्राई और कैंसिल के बटन आएंगे। VB यस नो तो फिर यस और नो के बटन आएंगे। एक छोटा सा इशू कि ये यही वाले बटन आप यूज कर सकते हो, खुद से बटन नहीं और बना सकते। अब देखें ये VB अबॉर्ट रीट्राई इग्नोर, ये अगर आप लिखते हैं तो आपके पास ये वाला बटन आएंगे, अबॉर्ट रीट्राई और इग्नोर के। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। आइकन्स अभी आपने देखे, आपने ये देखें VB क्वेश्चन लिखेंगे तो ये वाला आइकन आएगा, VB इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो ये आई वाला साइन आएगा, VB क्रिटिकल लिखेंगे तो ये वाला साइन आएगा, और VB एक्सप्लेनेशन कहाँ लिखना है मैं दिखाता हूँ भी आपको। मैं सिर्फ आपको इसके कॉन्स्टेंट्स बता रहा हूँ, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो ये आइकन है, इनकी वैल्यूज भी यूज की जा सकती हैं, हम उनके कॉन्स्टेंट्स के साथ डील करेंगे ज़्यादा, ठीक है, उनको याद रखना ज़्यादा आसान है। और बटन्स भी हैं इनके। अगर आप VB डिफॉल्ट बटन 1 लिखते हैं तो आपके पास बटन 1 बाय डिफॉल्ट होता है। ये क्या होता है मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये फोकस की भी बात कर रहा है, आपको मैं एग्जांपल से कराता हूँ, ठीक है। जैसे अब आप ये वाला एक मैसेज देख रहे हैं, ये 2 लाइंस पे मैसेज बॉक्स लिखा हुआ है खाली, ठीक है, कि जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो एक मैसेज बॉक्स आ रहा है। मैसेज बॉक्स क्या आ रहा है वो आपको मैसेज बॉक्स भी दिखा देता हूँ। तो मैसेज बॉक्स, ये मैसेज बॉक्स आ रहा है, जूम, ये मैसेज बॉक्स करके देख ही लें, ये मैसेज बॉक्स है। इसमें देखें एक बटन है ओके का, इसमें कोई मैसेज है कि आई एम अ मैसेज, इसमें एक आइकन आ रहा है, क्या ख्याल है, इंफॉर्मेशन का आइकन आ रहा है, और इसका एक अपना कैप्शन है मैसेज का। इस जो है ना बॉक्स का एक मैसेज वो कैप्शन हो गया, ये इसमें मैसेज हो गया, तीसरी चीज इसमें बटन हो गई, और चौथी चीज इसमें कोई आइकन है। ये मैसेज बॉक्स कैसे बनेगा अब ये देख लेते हैं। मैं जूम इन करता हूँ, ये देखें मैसेज बॉक्स, सबसे पहले वाला पोर्शन है आई एम अ मैसेज। सबसे पहले वाला पोर्शन है कि आपके पास मैसेज बॉक्स की बॉडी क्या है, मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले क्या कराना चाहते हो। तो पहली चीज आप ये सीक्वेंस क्लास ध्यान रखना जरूरी है इसमें, सीक्वेंस का आई एम अ मैसेज, तो वो मैसेज जो है ना ये देखें, ये जो मैसेज आ रहा है आई एम अ मैसेज इसलिए आ रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होता है, अगर आप उसमें बटन बताना चाहते हो, आपने लिखा VB OK ओनली, तो VB OK ओनली से क्या आ रहा है कि आपके पास फॉर्म के ऊपर ये ओके का बटन आ रहा है। तीसरी चीज उसने कहा VB इंफॉर्मेशन, VB इंफॉर्मेशन, ये लिखने से, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट है, ये लिखने से आपके पास ये आइकन आ रहा है, ये जो आई का आइकन है, ये आइकन इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और चौथी चीज क्या है, VB डिफॉल्ट बटन 1 और मैसेज इसका आइकन आ गया। चौथी चीज VB डिफॉल्ट बटन 1, इसमें एक ही बटन आ रहा है ओके का, और पांचवी चीज इसने बता दी मैसेज, तो मैसेज आपके पास आप देख सकते हैं इस मैसेज बॉक्स का टाइटल हो गया। इसको बना लेते हैं और बना के इसमें भी चेंजिंग्स करते हैं, ठीक है।
अब मैं वापस जाता हूँ अपने फॉर्म के ऊपर, मैंने स्टॉप किया, इसमें जो कोड लिखा हुआ है इसको मिटाया और मैंने व्यू किया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बटन पे मैंने क्लिक किया, मैं गया इसकी प्रॉपर्टीज में, इसका कैप्शन मैंने करता हूँ चेंज के शो मैसेज बॉक्स, वो मैसेज बॉक्स। ठीक है, जब बटन पे क्लिक हो तो मेरा मैसेज बॉक्स आ जाए, कोई मसला नहीं। मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, सॉरी राइट क्लिक किया, डबल क्लिक करते हैं बल्कि, तो मेरे पास प्राइवेट सब कमांड कैलकुलेट इसका नाम आ रहा है, कैलकुलेट ही इसका नाम आ रहा है मेरा, क्योंकि हमने बटन का नाम रखा हुआ है CMD कैलकुलेट, को मसला नहीं है इससे, वही रहने देते हैं। ठीक है, आप सिर्फ एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराना चाहते हो, कोई मसला नहीं, MSGBOX मैसेज बॉक्स। ठीक है, अब क्या क्या हो अगर मैं लिखता हूं I am a simple message box। ठीक है, ये जो पहली चीज मैंने लिखी है ये मेरे पास मेरे फॉर्म की बॉडी होगी, मैसेज बॉक्स की बॉडी होगी। ठीक है, उसने नीचे बता भी दिया कि इसमें क्या क्या आप जो है ना आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, ये प्रॉम्प्ट है बेसिकली पहला मैसेज। ठीक है, फिर इसके बाद क्या चाहते हो आप बता सकते हो कि कौन सा बटन आप चाहते हो, तो ठीक है VB ओके। अब देखें लिस्ट आ गई, मैंने कहा VB ओके ओनली, कोई मसला नहीं, VB ओके ओनली, तो मेरे पास मैंने ये बता दिया कि ये बटन कौन सा होगा। और इसके साथ इसका सिंटेक्स होता है प्लस का, कि प्लस करके आप बताएं कि आप आइकन कौन सा यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आइकन के लिए आपने कर दिया अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन, VB इंफॉर्मेशन से मेरा आइकन आ गया। और साथ ही हम इसमें क्या बताते हैं, साथ के कौन सा डिफॉल्ट बटन है, तो मैं कर दिया VB डिफॉल्ट बटन 1। ये तीनों चीजें मिल गई और ये बेसिकली ये तीनों मिला के ना एक आर्गुमेंट बनता है। पहला आर्गुमेंट फॉर द बटन, सेकंड आर्गुमेंट फॉर द आइकन, और तीसरा आर्गुमेंट फॉर द डिफॉल्ट बटन, और तीसरा जो आपका आर्गुमेंट है वो कैप्शन के लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ कैप्शन ऑफ मैसेज बॉक्स। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, ये लाइन मैंने लिख दी। पहला आर्गुमेंट उसका प्रॉम्प्ट का है, बॉडी पे जो दिखेगा, दूसरा आर्गुमेंट 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, और जो तीसरा आर्गुमेंट है वो उसका कैप्शन है। इसको चला के देखते हैं। अब देखें ये मेरा कोड है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया बटन, अपने बटन पे, तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो गया। अब आप इसको इसके सामने रख के भी देख सकते हैं। ये आई क्यों आ रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन है। ये ओके का बटन क्यों आ रहा है, कि VB ओके ओनली है। आई एम अ सिंपल मैसेज बॉक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है। जरा चेंज करके देखते हैं कि वाकई से क्या क्या कुछ चेंज हो जाता है। मैंने ओके किया, उसको स्टॉप किया, VB ओके ओनली नहीं, मैं कहता हूँ VB ओके, VB ओके कैंसिल कर देते हैं, VB ओके कैंसिल। चला के देखते हैं क्या वाकई 2 बटन बनते हैं। तो आप देखें VB ओके कैंसिल, आपके 2 बटन बन गए। आपने कहा नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा, VB इंफॉर्मेशन को हटा के देखते हैं, VB क्रिटिकल करते हैं, VB क्रिटिकल, स्पेलिंग ठीक लिखना जरूरी है, VB क्रिटिकल। चला के देखते हैं कि भाई क्रिटिकल लिखने से आपको, ये देखें जहां पहले इंफॉर्मेशन आ रहा था अब वहां पर क्रॉस का साइन आ रहा है। आपने कहा नहीं यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख के देखता हूँ, तो आप VB क्वेश्चन करके देख लें। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, VB क्रिटिकल की जगह VB क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन, और VB ओके कैंसिल की जगह मैं करता हूँ VB यस नो। चला के देखते हैं, यस नो आ गया और यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका मैसेज बॉक्स होता है। मैं आपको PDF में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपके पास
वीबी ओके पहले लिखा था हमने, ओके कैंसिल लिख दिया, वीबी रीट्राई, सॉरी ये वाले हैं, ये बटन हैं आपके, वीबी ओके ओनली, वीबी ओके कैंसिल, आप अबॉर्ट रीट्राई इग्नोर करके भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप लिखें यहाँ से, ठीक है। और साथ नीचे जो आपने आइकन शो करने हैं वो ये 4 आइकन आप कर सकते हो जो आपको मैंने करके दिखाया अभी, ठीक है। और इसके अलावा ये इसने आप बटन के हवाले से बता दिया कि डिफॉल्ट बटन कौन सा होगा। इसको दोबारा चला के देखते हैं। एक चीज क्लास नोट कीजिएगा आप लोग सारे, अभी डिफॉल्ट बटन 1 हुआ है ना, डिफॉल्ट बटन 1 हुआ है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यस का बटन सेलेक्ट हुआ है, यस का बटन सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने वीबी डिफॉल्ट 1 किया है। आप वीबी डिफॉल्ट 2 करेंगे ना तो नो का बटन सेलेक्ट हुआ होगा। ये आपका तीसरा आर्गुमेंट होता है, ठीक है। इसको लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा, इसमें देखिएगा और ऑप्शंस चेंज करके क्या क्या इसमें आता है, क्योंकि मैसेज बॉक्स पे आप लोगों ने फ्रीक्वेंटली आगे काम करना है, ठीक है। मैं आपको और दिखा देता हूँ। सर अगर कोई भी सिलेक्ट ना करना हो फिर? अगर कुछ भी ना करना हो वो देख लेते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। ये देख लेते हैं, अगर मैं इस पे ये मिटा देता हूँ, देखते हैं अब क्या करता है, ये चलता है कि नहीं। मैंने रन किया, एरर आ गया, टाइप मिसमैच, क्योंकि वो तीसरा आर्गुमेंट उसने कुछ ना कुछ लेना होता है। देखिए वहीं पर एरर आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक मिनट लगा के देखता हूँ, शायद अब चले। ये देखा आपने कुछ भी नहीं बताया उसे, क्या आइकन, क्या बाय डिफॉल्ट बटन, और क्या जो है ना आपका बटन्स के स्टाइल भी नहीं आपने बताया। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या उठाता है, ओके का बटन। ये अच्छा क्वेश्चन था, बाय डिफॉल्ट था ओके का बटन, ठीक है। पहले एरर क्यों आया था कि मैंने यहाँ पर ना ये टाइप मिसमैच हो गया था ना, कि जब 3 आर्गुमेंट्स हैं तो तीनों कॉमा से सेपरेट होते हैं, तो कॉमा मिसिंग था, मैंने कुछ भी नहीं बताया। अभी आप जो बताते जाओगे वो वहां पर डिस्प्ले होता रहेगा। क्लियर हुआ बेटा? जी सर। ठीक है, इस तरह से आपका ये मैसेज बॉक्स है। अब इसके जो प्रोग्राम्स हैं मैं थोड़ा क्विकली चाहूँगा कि हम करें। 4.8 में क्या बताता है, एक प्रोग्राम बनाएं जो यूज़र से नाम पूछे, एज पूछे, एड्रेस पूछे और उसको मैसेज बॉक्स पे डिस्प्ले करा दो। मेरे ख्याल से भी बनाना इतना मुश्किल नहीं है। देखें, नाम और एड्रेस की टाइप स्ट्रिंग हो गई और एज हो गई इंटीजर में। पहले मांग रहे हैं भाई नेम बताओ, कोई मसला नहीं, अभी हम थोड़े पहले करके आ रहे हैं इनपुट बॉक्स। नेम पूछ रहा है, फिर कह रहा है भाई एज बताओ, कोई मसला नहीं, इनपुट बॉक्स इसका एज का हो जाए। फिर कह रहा है भाई एड्रेस बताओ, तो आप एड्रेस जो है ना एड्रेस के इनपुट बॉक्स से, तो मसला ही खत्म आपका। उसके बाद आपने इनको डिस्प्ले कराना है, तीनों को आपने डिस्प्ले कराना है, ठीक है। इसमें आपके लिए एक छोटी सी नई चीज ये है, वीबी न्यू लाइन। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आप वीबी न्यू लाइन यूज करेंगे, दैट्स इट, वीबी न्यू लाइन। चलिए मैं इसको बल्कि बना के दिखाई देता हूँ आपको। एक बटन डालते हैं, बटन तो खैर पहले से मौजूद है, इसको स्टॉप किया, इसका कोड मैंने मिटाया, और मैं इस बटन के पीछे मैं ज़रा इस बटन को भी देख लेता हूँ। कोड ऑलरेडी खुला हुआ है, इसके ऑब्जेक्ट में गए, शो मैसेज बॉक्स ही रहने देते हैं, और इसका नाम ज़रा अच्छा चेंज करते हैं, CMD इंफॉर्मेशन। डबल क्लिक किया इस कोड इस पे, मेरे पास इसकी सब रूटीन आ गई, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, नेम, एड्रेस और एज, कोई इशू नहीं। डिम एज एज इंटीजर, डिम नेम एज स्ट्रिंग, और डिम एड्रेस एज, तीन मेरे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब काम सिंपल सा है। नेम के लिए मैं क्या इनपुट बॉक्स चाहिए, तो ये लिखें इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स की भी आपको याद होगा कि हमने जब इनपुट बॉक्स पढ़ा है तो इसके आपके पास 3 आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तीनों को मैंने कॉमा से डबल कोट से सेपरेट कर दिया। पहला ये क्या,
एंटर योर नेम, ठीक है। दूसरा जिसका आर्गुमेंट होता है वो इसका कैप्शन होता है, मैंने लिख दिया एंटर नेम। और तीसरा इसका बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नाम देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी खाली रख दें, आपकी मर्जी है कोई बाय डिफ़ॉल्ट किसी का नाम देना है, या मैंने लिख दिया ABC किसी का बाय डिफ़ॉल्ट नेम, ठीक है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ 3 बार नीचे ना, कोई इशू नहीं। इसका नाम रखा पहले नेम था, अब रख दिया एज। तीसरा मैंने कर दिया एड्रेस। पहले दूसरे में देखा एंटर योर एज, और एंटर एज इसका कैप्शन, और बाय डिफ़ॉल्ट एज मैंने लेट्स फॉर 18 कर दी, ठीक है। एंटर एड्रेस है, ये भी मैंने यहाँ पर एड्रेस कर दिया, और किसी का बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस मैंने RWP कर दिया, रावलपिंडी, ठीक है। तो ये 3 लाइंस क्या करेंगी, ये 3 लाइंस बेसिकली 3 बार यूजर से इनपुट 3 बार इनपुट बॉक्स डिस्प्ले होगा, कभी नेम फिर एज कभी एड्रेस मांगेंगे, ठीक है। अब बस आखिरी काम मैसेज बॉक्स से डिस्प्ले कराना है। अच्छा, आप इनको 3 सेपरेट मैसेज बॉक्स में भी करा सकते हो, एक मैसेज बॉक्स में भी करा सकते हो। मैसेज बॉक्स पहले हम एक ही में कराते हैं, ठीक है। एक ही आपका मैसेज बॉक्स है। क्या कराना चाहते हो, अच्छा सबसे पहले आप डिस्प्ले कराना चाहते हो नेम, ठीक है, नेम नेम, और साथ क्या डिस्प्ले कराना चाहते हो, मिसाल के तौर पे नेम की वैल्यू, तो जैसे मैंने लिख दिया नेम, ठीक है, नेम। और क्या इसके बाद चाहते हो नेक्स्ट लाइन पे आना चाहते हो, तो वीबी न्यू लाइन। यहाँ भी अगर आप नोट करें, जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा भी क्वेश्चन किया था कि सर अगर कुछ भी ना लिखें तो ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। फिर क्या चाहता हूँ, एज, एज के लिए मेरा वेरिएबल है एज ही, और एंड वीबी न्यू लाइन, और यही चीज एरर आ गया। इसमें एरर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ भी हमने एंड का साइन मिस कर दिया। एक सेकंड, अभी देखते हैं इसमें क्या इशू है। एक बार देखते हैं इसमें इशू क्या आता है। एड्रेस क्या जी, एड्रेस स्टोर कराना है, ADDRESS ADDRESS, दैट्स इट। कह रहे एक्सपेक्टेड लाइन नंबर और लेबल स्टेटमेंट और एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ऑलराइट, इसको एक काम करते हैं, एक लाइन में लिख के देखते हैं। अब देखते हैं, इसको चला के देखते हैं क्या करता है। ये मैंने कोड लिखा, कह रहे नेम, वो जी पहले वाली लाइन चली, नाम मेरा लेट्स सपोज XYZ है जी। नेक्स्ट पूछा एंटर योर एज, एज वाला इनपुट बॉक्स मैंने कहा जी मेरी एज 20 है। उसने कहा एड्रेस, मैंने कहा मेरा एड्रेस जो है ना XYZ ABC RWP, ये मेरा एड्रेस है। जैसे मैं ओके करूंगा मेरा मैसेज बॉक्स आना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ये आप देख सकते हैं मेरा मैसेज बॉक्स आ गया। यहाँ पे देखने वाली बात, मैंने कोई कैप्शन नहीं दिया था, उसने मेरी फाइल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट कैप्शन रख दिया। मैंने कोई आइकन नहीं दिया, उसने कोई आइकन डिस्प्ले नहीं किया। मैंने कोई बटन नहीं बताया, उसने बाय डिफ़ॉल्ट ओके का बटन यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट क्या करूँगा कि आप लोग ये कोड आपको मिल भी जाएगा, आपने देख भी लिया। मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करूँगा कि आप इसके अंदर आइकन लेके आओ, आप इसके अंदर कैप्शन लेके आओ, आप इसके अंदर बटन्स लेके आओ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहाँ चेंज करूँगा या करूँगी तो मेरे पास जो है ना यहाँ पर आइकन्स वगैरह डिस्प्ले होंगे। ये आप लोगों ने करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सारे कंटेंट आपके पास होगा, ये आपने एक्सप्लोर करके देखना है, ठीक है। मेरा मकसद था आपको दिखाना कि भाई ये कोड लिखा हुआ है, 3 लाइनें इनपुट बॉक्स की थी, इनपुट मांगा, और फिर मैसेज बॉक्स की लाइन थी, तो आपके पास मैसेज बॉक्स में रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। ये मैं आपको कराना चाहता था, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था। प्लस कोई डाउट यहाँ तक, क्योंकि हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। क्लियर है क्लास यहाँ तक? यस सर।
गुड हो गया। अब देखते हैं कि चैप्टर में और क्या लिखा हुआ था। ये कराने के बाद ना आगे जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं ये सब इन सब में कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखें ये क्या है 4.9, 4 नंबर मांगो उनको जो है ना ऐड करके रिजल्ट डिस्प्ले करा दो। ऐड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है और एवरेज निकाल रहा है, ठीक है, ये इसने करके दे दिया। 4.10 में इसी तरह कहते हैं कि आप कैलकुलेट करें एरिया और पैरामीटर रेक्टेंगल का गिवन लेंथ और विड्थ के हिसाब से। तो जो है ना फिर आपने इसका कोड लिखना है। इसका कोड जिससे आम आप लिखते हो रेक्टेंगल का जो है ना एरिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है, पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है। पहले क्या मांगोगे, लेंथ मांगोगे और विड्थ मांगोगे, और उसके बाद आप यूज़र से कहोगे कि आप जो है ना यूज़र से लेंथ और विड्थ मांगोगे, एरिया कंप्यूट करके दे दोगे, पैरामीटर कंप्यूट करके दे दोगे। एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता भी है तो पैरामीटर और एरिया का फार्मूला उसने गिवन होता है, दिया होता है, तो आप फिर उसके बाद एरिया पैरामीटर डिस्प्ले करा दोगे। तो कुछ इस तरह के इसके क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। एक छोटा सा सिस्टम है, इसमें देखें वो जैसे कल की स्टूडेंट ने यही क्वेश्चन किया था कि सर मुख्तलिफ बुक्स की प्राइस मुख्तलिफ होती है, तो ये देखें वही वाला क्वेश्चन आ गया। एक बुक्स का ऑर्डर है, एक स्क्रीन है जहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 4 बुक्स हैं, उनकी प्राइस सामने लिखी हुई है, उनकी क्वांटिटी हमने यहाँ पर एंटर करनी है, तो उनका बिल यहाँ पे कंप्यूट होकर मेरे पास आ जाएगा। देखें मेरे ख्याल से अब हम लोग इस इंटरफेस को तो समझ ही सकते हैं। ये सारे लेबल डले हुए ना, ये सारे लेबल हैं आपके, ये सारे लेबल हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आपके पास। सब टोटल के नीचे यहाँ पे लेबल्स हैं लेकिन ये भी नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। जब मैं कैलकुलेट बिल पे क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज़ के हिसाब से मेरा बिल कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। इसका सोल्यूशन भी मेरे ख्याल से मैंने ऐड किया है यहाँ पे, हाँ ये इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। और ये देखें जब मैंने अगर यहाँ क्वांटिटी 2 लिखी है तो मेरे पास इसका बिल आ गया 380। अगर मैंने जैसे देखें 175 की बुक है द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 175 की है और मैंने 5 परचेज की तो इसका बिल बना 875, ठीक है। ये मेरा टोटल बिल बना। और ऊपर उसने लॉजिक लगाया हुआ एक छोटा सा कि जो है ना डिस्काउंट किस तरह कितना दिन है, उसने है ना डिस्काउंट कंप्यूट किया और उसके बाद टोटल मेरा बिल बना के मुझे दे दिया। ये आप लोग लाजमी अपने पास ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कोड आपके सामने, पहले इंटरफेस तो खुद ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, तो उम्मीद है आप लोग बना लोगे। फिर जो कोड है बैकएंड का वो एक ज़रा ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि ये किस तरह से चलता है। आखिरी चीज़ कि आप जैसे आम लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स वगैरह लिख सकते हो, यहाँ पे कमेंट्स लिखे जा सकते हैं, उनको रिमार्क्स भी कहते हैं। REM लिख के आप आगे जो भी लिखेंगे तो वो आपका रिमार्क बन जाएगा, वो आपका बेसिकली कमेंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और मैं चाहता भी यही था कि इस चैप्टर पे हमारा थोड़ा फोकस हो, क्योंकि मैं आपको मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स सिखाना चाह रहा था। बाकी अब आप लोगों ने देख ही लिया कि लॉजिक्स तो सारे प्रोग्राम्स के वही होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, वही हम चीज़ें सीखेंगे कि भाई इसमें जो है ना इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इफ़ देन एल्स कैसे काम करता है, ठीक है, नेस्टेड इफ कैसे काम करता है और केस कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह के जो है ना उसने 4 तरह के केस बताए, 4 तरह के केस बताए। और जो है ना ये शायद आप लोगों के लिए नया हो, क्योंकि आप लोगों ने अब तक केस जो इस्तेमाल किया वो रेंज के लिए नहीं होता। यहाँ पे केस इस्तेमाल होगा जो एक रेंज को भी कवर करेगा। और लास्ट इसमें गो टू स्टेटमेंट है, ये बहरहाल आसान सी है, इतना मुश्किल नहीं है। इन 4 चीज़ों पे आपका चैप्टर है ये। इफ़ देन एल्स, पहले इफ़ है सिंपल, फिर इफ़ देन एल्स है, फिर इफ़ देन मल्टीपल आपका जैसे एक्सटेंडेड आ गया, एक्सटेंडेड इफ़ देन एल्स आ गया, और उसी में ऑपरेटर वगैरह थोड़े को बता देगा और केसेस आ जाएंगे। इस पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मेरा मकसद आपको यहाँ पे सिर्फ अब इनका सिंटेक्स दिखाना है, इनका सिंटेक्स दिखाना है। 1-2 प्रोग्राम्स में आपको करके दिखा दूंगा, क्योंकि मेन चीज़ तो वही अब इस्तेमाल होगी, ठीक है। चैप्टर शुरू होता है, ये थ्योरी है सिर्फ, ये जैसे मैंने पहले भी कहा ये थ्योरी पूछने वाली नहीं, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। अभी आप सीक्वेंस स्ट्रक्चर करके आ रहे हो,
ये पे आप सी प्लस प्लस भी देखा है आपने, इसमें एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस चलती हैं। फिर एक आपका हो सकता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जहाँ पर आप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन आप सेलेक्ट करते हो कि उस इंस्ट्रक्शन ने चलना है या उस इंस्ट्रक्शन ने नहीं चलना। ठीक है, इसमें एग्जांपल जैसे बताइए इस चैप्टर में है इफ देन एल्स सेलेक्ट केस। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब जब से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट होता है। कंडीशन ट्रू होने पे कुछ और चलेगा, फॉल्स होने पे कुछ और चल रहा है। तो ये इस तरह से आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चैप्टर आपका लूप्स का आएगा, रेपिटेशन पे। तो हम लोग वो भी देख लेंगे कि लूप यहाँ पे भी देखें वही लूप्स हैं। पहले फॉर लूप होता है ना, या फॉर नेक्स्ट नाम है इसका। वैसे आपका वाइल लूप नाम होता है ना, यहाँ वाइल वेंड नाम है इसका। और इसी तरह से आपने डू वाइल लूप, उसी तरह यहाँ पे डू वाइल लूप। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर वही ऑपरेटर जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ के आ रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये वही सब कुछ है। यहाँ पर देखें इक्वल्स टू, अच्छा ये आपका नॉट इक्वल्स टू का साइन है, जो लास्ट वाला है ना, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, हम सबको पता है कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ये भी हो गया। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। लेकिन सबसे पहले इफ देन है, अगर आगे कंडीशन देन उसकी बॉडी, दैट्स इट। यही इसने यहाँ पर कहानी भी लिखी है। ये सेंटेक्स देखें, इफ यहाँ शुरू हो रहा है, ये एंड इफ नई चीज आ गई, एंड इफ। ठीक है, इफ के आगे कंडीशन, और कंडीशन के आगे एक वर्ड आ गया देन का। अगर कंडीशन ट्रू तो ये स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स चला दो, दैट्स इट। एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, छोड़ें सारा फ्लो चार्ट वगैरह। ये प्रोग्राम है, कह रहा है यूजर से, कह रहा है भाई मार्क्स एंटर कराओ और कॉन्ग्रेचुलेशंस डिस्प्ले कर दो, और कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, अगर उसके मार्क्स 40 से ज्यादा हैं। तो सिंपल, ये आपने इंटरफेस बनाया, ये आपने बटन डाला। इस बटन का नाम है कमांड 1। इस बटन का नाम है, देखें कमांड 1 पे जब क्लिक हो रहा है तो बहुत सिंपल सी चीज, क्या, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, नाम रखो मार्क्स, आपकी मर्जी है जो मर्जी नाम रखें। यूजर से वैल्यू मांगनी है ना, तो अभी जो देख के आ रहे हैं भी आप लोग, इनपुट बॉक्स से कहा वैल्यू एंटर कर दो, 3 आर्गुमेंट्स दे दिए, एंटर मार्क्स मैसेज आएगा, रिजल्ट कैप्शन है उसका 0 बाय डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ आ रही है, मार्क्स के अंदर। सिंपल। अब क्या कर रहे हैं कि अगर, अब देखिए ब्रैकेट्स नहीं आते यहाँ पे, अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है देन मैसेज बॉक्स में शो करा दो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड, दैट्स इट। आम इफ की तरह आपको शायद समझ आ गया हो कि यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप, सॉरी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नहीं बता रहा कुछ भी। ठीक है, इसको देखें कि आपने जब कहा एंटर मार्क्स तो ये स्क्रीन आई, आपने मार्क्स डाले 40 तो लिखा आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड। ठीक है, इसको जल्दी से अगर मैं आपको कोड करके दे दूं, ध्यान से देखते रहिएगा। अच्छा, इस पर कैप्शन ज़रा चेंज करते हैं, कैप्शन नहीं मज़े का। कैप्शन में करता हूँ इसका एंटर मार्क्स मैंने इसका कैप्शन रखा, और नाम भी इसका मैं चेंज करता हूँ, CMD इंफॉर्मेशन नहीं, मैं इसका नाम रखता हूँ CMD रिजल्ट। ठीक है, ये चीज़ें मैं बार बार से इसलिए आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए इनका इम्पैक्ट क्या क्या होता है। डबल क्लिक किया, इतना बड़ा कोड पहले भी लिखा हुआ, उसको मिटा दिया क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। क्या हो, डिक्लेयर करें, लेट्स सपोज मार्क्स एज इंटीजर, मार्क्स एज इंटीजर। ठीक है, मार्क्स इक्वल्स टू, वैल्यू इनपुट करानी है ना, तो इनपुट बॉक्स, राउंड ब्रैकेट्स शुरू और खत्म। इसके 3 आर्गुमेंट्स होते हैं, आप कॉमा से सेपरेट कर दें। पहले वाला जो आर्गुमेंट होता है वो उसकी बॉडी में आता है, एंटर, कैपिटल में लिखते हैं एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। ठीक है,
अच्छा, इस तरह की छोटी मोटी चीजें कोडिंग के साथ प्ले किया करें, इससे ये कि फन के अंदाज में ना हल्की फुल्की लर्निंग हो जाती है। ठीक है, आपने कहा दूसरे में कैप्शन देना है और आपने कैप्शन दे दिया मार्क्स, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी दे दी 0। बस ये लाइन चलेगी तो इनपुट बॉक्स से वो वैल्यू मांग लेगा। अगर मार्क्स ज्यादा है 40 से तो अगर मार्क्स ज्यादा है 40 से तो बस क्या कर दो, मैसेज बॉक्स congratulations you passed। देखिए इतने सी इसका इफ स्टेटमेंट है। इफ देन चला के देखते हैं क्या वाकई आते हैं इंटर मार्क्स। अच्छा, एरर आ गया। आप में से कोई बता सकते हैं एरर क्या है? सर उसके एंड पे एंड इफ लिखने के इफ की स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। जबरदस्त हो गया। यहाँ पर हमने एंड इफ भी बताना है, END इफ, एंड इफ। ठीक है, चलाते हैं इसे। एंटर मार्क्स, वो कह रहा है मार्क्स, तो मैंने कहा मेरे मार्क्स 60 आए हैं। जैसे मैं इसको ओके करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड। ठीक है, इस तरह से काम करता है। मैंने कल भी शायद बात की थी, जैसे अभी इन्होंने भी फौरन बता दिया कि जब भी एरर आए ना तो वो उस जगह पे जाके हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये निशानी हो जाती है कि यहाँ पे कहीं मसला है, तो इसको हमेशा किस तरह का एरर आए तो डिबग पे क्लिक किया करें और वो उस जगह पे आपको ले जाएगा। फिर आप वहां जाके सोचें कि अच्छा यहाँ पे क्या मिस हो सकता है या क्या गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपकी लर्निंग इसमें अच्छी हो जाती है। ये आपका इफ देन स्टेटमेंट है। हमें पता है कि भाई ये तो कंप्लीट नहीं है क्योंकि फॉल्स होने पे क्या होगा ये नहीं बता रहा, तो उसको कवर करने के लिए अच्छा इसने एक और कोड लिखा है, ये आप बेशक अपनी प्रैक्टिस के लिए देख लीजिएगा। इसकी लिमिटेशन हमें समझ है भाई, हम बहुत समझदार हैं, हम पहले से जानते हैं। अब देखेंगे दोबारा उसने एग्जांपल दे दी कि एक प्रोग्राम लिखें जो यूजर से 2 नंबर मांगे और चेक करें क्या दूसरा नंबर पहले का स्क्वायर है कि नहीं है। तो 2 नंबर मांगे n1 n2 और देखा कि अगर n1 इंटू n1 यानी कि पहले का स्क्वायर अगर n2 के बराबर आता है तो लिखा आ जाए सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, लेकिन अगर ये ना हो तो क्या होगा ये नहीं बता रहा, ये कुछ नहीं बता रहा। तो इसको कवर करने के लिए आप इफ देन एल्स स्ट्रक्चर यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ एल्स आ गया इसमें, सिर्फ इसमें एल्स आ गया। ठीक है, इसका प्रोग्राम छोटा सा देखते हैं, वही उसने देखें एक्सटेंड किया इसको, एल्स के साथ उसने इसको एक्सटेंड कर दिया। मैं हम अपने कोड में चलते हैं, तो यहाँ पर हम आए एल्स, मैं इसी मैसेज को कॉपी करता हूँ, कौन दोबारा लिखे, कॉपी किया, पेस्ट किया, अलास यू फेल्ड, इसको यू कर देते हैं, इसको चला के देखते हैं कि भाई चलता है कि नहीं। प्ले किया, ठीक है, बटन पे क्लिक करो, उसने कहा एंटर मार्क्स, मैंने कहा खुदा ना खास्ता 20 मार्क्स। ओके किया तो अलास यू फेल्ड। ठीक है, दोबारा क्लिक किया, मार्क्स कितने 100, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड। ठीक है, और वही चीज अगर मैं इसको हटा के देखूं तो एंटर मार्क्स, मैंने कहा 20, कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ये इफ देन की लिमिटेशन थी। हम पहले से ही चीज जानते हैं कि इफ स्टेटमेंट में ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, वापस ये लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, अब देखें कोई भी इफ एल्स का प्रोग्राम आता है, इफ देन एल्स का प्रोग्राम आता है तो आप कर सकते हो कोई भी इफ देन एल्स का। मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए रखे भी हैं कि write a program that inputs 2 number from the user and finds whether the second number is multiple of first। वही देखें तो यहाँ पर else आ गया साथ आपका, वही पिछले वाला कोड है, else साथ आ गया। 6 में कहते हैं सैलरी वाला, ये भी आप लोग कोड पहले करते आए हो कि यूजर से सैलरी और ग्रेड मांगो और 50% बोनस ऐड हो अगर ग्रेड उसका 15 से ज्यादा है।
25% उसका बोनस ऐड होगा, ग्रेड जो है ना 15 या 15 से कम है। तो दो कंडीशंस हो गई। अगर 15 से ज्यादा ग्रेड है तो कुछ और कंप्यूटेशन हो रही है, अदरवाइज उसकी कोई और कंप्यूटेशन हो रही है बोनस की, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट आ रहा है। सिंपल इफ एल्स है, यानी कि इफ देन एल्स है। यहाँ पे इफ एल्स तो कह देते हैं हम, लेकिन देन आता है, ठीक है। एक और इसने यहाँ कोड लिखा है, चेक करें कि अच्छा पैलिंड्रोम की बात की, किसी को पता है पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम किस चीज को कहते हैं? सर जी शायद उसको कहते हैं, जहाँ तक मेरे ज़हन में है, जैसे कि उसको रिवर्स कर दो तो वो फिर भी वही नंबर बन जाता है, वो है पैलिंड्रोम। बिल्कुल बिल्कुल वही है, देखे ना, ये मैडम लिखा हुआ है ना, इसको रिवर्स पढ़ें वही लिखा आएगा। या मॉम को देखे रिवर्स पढ़ें तो वही आएगा। या 1 2 और 1 को पढ़ें तो ये रिवर्स में भी वही होगा, 1 2 1, जैसे उन्होंने बताया 2002। 2002, हाँ बिल्कुल 2002। आप अकेले 2 को दे, एक लेटर है लेट्स सपोज 2, ये आपका क्या ख्याल पैलिंड्रोम है कि नहीं है? सर जी सिर्फ लेटर 2 हाँ, अगर 2 लिखा हुआ है खाली। नहीं है। अगर फर्ज करें, अगर 2 को ये आज की कोड में बदल देगा तो आज की कोड इसका हो सकता है उल्टा दो तो वो हो सकता है सेम ना हो, नहीं ऐसे वो तो होगा देख, ये। नहीं नहीं आज की तो देखो किसी का भी चेंज हो सकता है ना, हमने ना इसी लेटर को चेक करना यस है। यस। तो देखो, अच्छा, अगर एग्जैक्ट इसी को तो फिर हाँ ये शायद नहीं है, क्योंकि 2 तो कम से कम लेटर होने चाहिए ना। नहीं देखो ना, 2 का स्टार्ट भी यही है, 2 का एंड भी यही है। तो स्टार्ट से देखो तो भी क्या बनता है 2, एंड से आओ तो भी क्या बनता है 2। तो ये भी पैलिंड्रोम हो गया, ठीक है सर। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास पैलिंड्रोम्स होते हैं। एक उसने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए आपके स्ट्रिंग रिवर्स का एक फंक्शन बता दिया कि स्ट्रिंग रिवर्स, STR रिवर्स उसने जो है ना स्ट्रिंग रिवर्स यूज करके बताया आपको, और उसमें वो नंबर दे दिए, पास कर दिया, जिसको उसने चेक करना है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। स्ट्रिंग रिवर्स को नंबर पास किया, इसका रिजल्ट डाला एक दूसरे वेरिएबल के अंदर, लेट सपोज REV1 रिवर्स 1, ठीक है। उसने भी दोनों को कंपेयर कर लिया, अगर दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे भी सिफगत ने भी बताया कि हम नंबर को जब रिवर्स करके देखें तो वही अगर रिजल्ट आए तो वो नंबर पैलिंड्रोम होता है, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग रिवर्स का फंक्शन यूज कर लिया और कहा कि नंबर को चेक किया, जो रिजल्ट आया उसको rev1 में, रिवर्स 1 में डाला और दोनों को कंपेयर किया, इक्वल आ गए तो पैलिंड्रोम, अदरवाइज वो ये जो है ना पैलिंड्रोम नहीं है। इसी तरह मैंने जैसे कह दिया आपको कि जितने भी इफ देन एल्स से प्रोग्राम बन सकते हैं, अब आपको वो जो है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो चीज़ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी तरह जैसे आपको पता है कि सिंपल इफ देन एल्स के अंदर, इफ देन एल्स के अंदर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स चल जाता है। मल्टीपल कंडीशंस पे यहाँ पे क्या आता है, इफ देन एल्स स्ट्रक्चर का एक्सटेंडेड। देखें वही चीज है, इफ देन और एंड पे एल्स, बस बीच में क्या आ गया, एल्स इफ कंडीशन देन, एल्स इफ कंडीशन देन, ठीक है। इस तरह से आपके पास इफ देन एल्स को आपने एक्सटेंड कर दिया फॉर मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। इसका मैं आपको एक आध प्रोग्राम दिखा देता हूँ, फिर हम लोग यहीं पे आज जो है ना वाइंड अप करते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल से बात की ज़रूरत नहीं है। ये देखें क्वेश्चन क्या है, ये मशहूर ज़माना क्वेश्चन है जी, कि यूज़र से को मार्क्स एंटर करे और ए ग्रेड हो अगर उसके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, मोर देन 80, बी आए अगर उसका जो है ना 60, बड़ी लीनियंट मार्किंग है, अगर 60 से 79 के बीच में हो, ठीक है। सी ग्रेड लिखा है अगर 40 से लेके 59 के बीच में हो, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना कोड कैसे होगा, देखिए आपने सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यूजर से वैल्यू मांगी, अगर मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा है, अच्छा इसने 80 भी कर दिया इसमें, तो ए ग्रेड आ गया। अगर मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा हैं तो बी ग्रेड आ गया। मार्क्स अगर 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो सी ग्रेड आ गया, अदरवाइज फेल हो गया,
ठीक है, इसमें मैं सिखाना आपको सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि इफ देन एल्स कैसे चलता है, एक्सटेंडेड इफ देन एल्स कैसे चलता है। ठीक है, ये इफ कंडीशन और देन, एल्स इफ कंडीशन और देन, एल्स इफ कंडीशन और देन, और कुछ भी नहीं तो फिर इफ। इसको एक बार देख लें, फिर मैं नेक्स्ट एक दो एग्जांपल आपको और कराता हूँ इसकी, फिर हम लोग जो है ना वाइंड अप करते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस जो आप देखोगे वो देखो वही वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपने सीखना क्या है सिंटेक्स, यहाँ आपने सीखना क्या है सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स और जो आप ग्राफिकली काम कर रहे हो, ग्राफिकली विजुअल्स के ऊपर काम कर रहे हो, ये आप लोगों ने सीखना है। ये दो चीज़ें आपका जो है ना यहाँ पर एम होना चाहिए ये लैंग्वेज सीखते हुए। मेरा दूसरे सेक्शन से मेरी डिस्कशन हो रही थी कल, तो उसमें उनको ये बता रहा था कि भाई जब आप कर जाते हो विजुअल बेसिक 6.0 तो आप कर जाओगे वीबी स्क्रिप्ट भी। वीबी स्क्रिप्ट भी बहुत लैंग्वेज पॉपुलर है वेब के ऊपर लिखने के लिए। वीबी स्क्रिप्ट 90% काम दोनों का सेम है, 90% दोनों का काम सेम है, वीबी स्क्रिप्ट का और वीबी 6.0 का। फिर इसके साथ आप जब जो है ना जब विजुअल बेसिक 6.0 आता है तो आपको C# की बेसिक्स बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, जो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ। C# के लिए बड़े अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। और सबसे बढ़ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की आपकी प्रैक्टिस होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये ऑब्जेक्ट्स है ना आपके, अभी क्या लिखा था आपने, फॉर्म डॉट बैक कलर, आपने फॉर्म डॉट उसके जो है ना ऑब्जेक्ट के आगे प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया फिर। तो ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स जो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो, तो ये आपको ऊप इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्कॉलरशिप का, कि जैसे उसने क्राइटेरिया बता दिया कि एनुअल फीस जो है ना इतनी है, ये कांस्टेंट। ठीक है, और यूजर से आपने पूछना है कि उसकी स्कॉलरशिप इट इनपुट्स मार्क्स पूछे और उसके हिसाब से आप बताएं उसको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। 700 या 700 से ज़्यादा पे 300 की स्कॉलरशिप मिलेगी। उसका मतलब है 300 की स्कॉलरशिप फीस हो गई 500। उसने कहा जी मेरे मार्क्स ना लेट सपोज 650 से लेके 699 के बीच में है, तो कोई मसला नहीं, स्कॉलरशिप मिली 250 यानी कि उसकी फ़ीस से डिडक्ट हो जाएंगे तो उसकी बाकी फ़ीस बन जाएगी। उसने कहा मेरे मार्क्स 600 से लेके 650 के बीच में है, 649 के बीच में है, तो उसकी स्कॉलरशिप है 200 की उसकी स्कॉलरशिप है, तो 800 में से उसकी जो है ना ये 200 कट जाएंगे, बाकी उसकी फ़ीस बन जाएगी। इसका सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, यहाँ उसने एक और चीज़ सिखा दी, कॉन्स्ट। किसी चीज़ को कांस्टेंट रखना हो ना तो आप कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, नहीं भी करते तो प्रोग्राम चल जाएगा। टोटल फी एज इंटीजर इक्वल्स टू 8000 इनिशियलाइज कर दिया। मार्क्स की वैल्यू के लिए आपने अच्छा सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए, इनपुट बॉक्स से आपने वैल्यू मांगी मार्क्स की। अब उसने कहा मार्क्स अगर 700 से ज़्यादा है तो स्कॉलर इक्वल्स टू 300। एल्स इफ मार्क्स अगर 650 से ज़्यादा है तो स्कॉलर यानी कि स्कॉलरशिप के लिए उसने वेरिएबल यूज़ किया 250। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि 600 से ऊपर या मार्क्स हो तो फिर 2000 उसकी है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो उसकी ज़ीरो स्कॉलरशिप है ना, यानी उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, स्कॉलर इक्वल्स टू 0। कोई मसला नहीं। यहाँ फिर आपने कर दिया एंड इफ, जैसे इन्होंने बताया था बड़ा अच्छा कि एंड इफ मिसिंग था, यहाँ एक बार एंड इफ आ गया। तो एक्चुअल फीस क्या हो गई, टोटल माइनस स्कॉलर। तो आपने नेक्स्ट लाइन पे एक्चुअल फीस को डिस्प्ले करा दिया। ये आपके पास एक्सटेंडेड इफ देन एल्स की एग्जांपल है। ठीक है, ये फाइल अभी आप लोगों को मिल जाएगी क्लास के फ़ौरन बाद। तो इसके जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनको लाजमी